हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलरिस लॉ। देखो कोलरिस लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो कल जो कोलरिस लॉ हमने पढ़ा, एक बार अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, क्योंकि ये तो एनी इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस पे अप्लाई हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोलाइट आपको ये दे दिया गया, ठीक है, कौन है? सोडियम एसीटेट। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक बात बताओ, लैम्डा एम किसका सिंबल है? मोलर कंडक्टेंस का। ऊपर जीरो का साइन, एट जीरो कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। इसी को क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो वी आर कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो आप बता सकते हो क्या कोलरिस लॉ ने क्या कहा कि इसके अंदर जितने भी आयंस मौजूद है उनके मोलर कंडक्टेंस का सम करिए। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन आप जानते हो ना? तो लैम्डा एम किसका? एसीटेट आयन, इन्फिनाइट कंडीशंस या जीरो कंडीशन, प्लस लैम्डा एम एन ए प्लस। नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आयंस 1 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1 तो सेम ही रहना। अगर 2 होते तो 2 आए। तो यही तो कल कोलरिस लॉ पढ़ा हमने। अरे पढ़ा ना कल ये कोलरिस लॉ। क्या कहता है कोलरिस लॉ? कोलरिस लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट केटाइन एंड एनायंस की मोलर कंडक्टेंस का सम होगा। यानी कि अगर मैं यूं कह दूं कि NaOH है, तो NaOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उसमें मौजूद Na प्लस आयन और OH माइनस आयन की मोलर कंडक्टेंस का एडिशन होगा। ये किसने कहा? कोलरिस ने। तो कोलरिस का लॉ याद है ना? आज हम क्या करना चाहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ कोलरिस लॉ। ठीक है, स्टार्ट कर दें। चलो पहला एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि हम कोलरिस लॉ की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए वैल्यू बाय द ग्राफ आती है, याद है ना? तो ग्राफ से कैलकुलेट हो जाता है। वीक नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपको याद है कि वो ग्राफ ऐसे चल रहा था, हाइपरबोला। तो वीक के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कोलरिस लॉ। तो एक एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लास 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल डाल दिया मैंने, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, CH3COOH। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि कोलरिस लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं एग्जांपल से, कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इन इनफिनाइट कंडीशंस फॉर एसिटिक एसिड। तो देखिए आप सब जानते हैं ना कि एसिटिक एसिड जो होता है वो ऐसे टूटेगा, एसीटेट आयन प्लस प्रोटॉन H प्लस आयन। और इसके लिए अगर कोलरिस लॉ लगाएं तो फ्रॉम कोलरिस लॉ क्या आएगा बेटा? लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड, हाँ, इक्वल, बोलो बेटा, लैम्डा एम एसीटेट आयन प्लस, हाँ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, ये चूंकि नंबर 1 है तो मल्टीपल में 1 है, ये नंबर 1 है तो यहाँ पे मल्टीपल में नंबर 1 है। एक चार्ज नहीं देख रहे, एक यहाँ नंबर ऑफ आयन देख रहे। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मेरे पास ये वैल्यू हो और ये वैल्यू हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके लिए इसने क्या किया? तो फॉर दिस पर्पज, क्योंकि वैल्यू कहाँ से आएगी? we used 3 strong electrolytes। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं?
3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन कर रहे हैं, और वो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl और HCl। ठीक है, इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सिलेक्शन। आपके मन में होगा सर यही 3 क्यों? उसका एक ही रीजन है। देखो, आपको क्या चाहिए? एसीटेट आयन। तो एक मैंने सोल्ट ऐसा लिया जिसमें एसीटेट आयन हो। दूसरा मुझे क्या चाहिए? H+ आयन। तो एक सोल्ट मैंने ऐसा लिया जिसमें H+ आयन। और तीसरा मैंने वो लिया है जो रिमेनिंग है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं थोड़ा सा 1 मिनट, तो देखिए एक्चुअल में क्या था ये, पर इतना लंबा हम जाएंगे नहीं। CH3COONA प्लस HCl की रिएक्शन होती है तो बेटा क्या बनता है? Na। तो ये और ये जुड़ेंगे तो ये बन गया, पर ये भी तो निकला साथ में। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो आप कहें सर ये जोड़िए और ये उसमें से माइनस करिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो ये एक रिएक्शन है, इसमें इस एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस HCl इक्वल टू एसिटिक एसिड, पर क्या निकल गया साथ में? NaCl। अब ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू चाहिए A, B और ये हो गया C कंपोनेंट। अब C को इधर लाएं तो इधर तो प्लस में इधर आते ही, तो A + B - C इक्वल टू योर रिजल्ट। यही तो करना है। तो ये यहाँ करेंगे। देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ फटाफट कि हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे। हम लिख लेते हैं नंबर 1। कोई सीक्वेंस नहीं होता यहाँ पे, आप जैसा लिखेंगे इक्वेशन को वैसा ही नंबर डालेंगे और प्लस माइनस उन्हीं के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, मान लो इसको, ठीक है, फ्रॉम कोलरेस। तो एक बात बताओ, इसमें कितने आयन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। एक एसीटेट आयन है और एक Na+ है। तो कोलरेस से लिख देंगे ना, क्या आएगा? इक्वेशन की जरूरत थोड़ी ना, इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना। समझ गए शायद कि यही लिखा जाएगा। पहले इक्वेशन बनाएंगे, सेम Na की जगह यहाँ Na आ जाएगा, फिर बात वही है। अच्छा, HCl के लिए बताओ बेटा क्या आएगा? कल समझाया था ना, λm0 H प्लस सही है ना। और NaCl के लिए और बताओ? प्लस λm0 बिल्कुल। इक्वेशन 2, 3 और 4। और अब एक काम कर देते हैं, यही कर देता हूँ। इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दूं और 4 को माइनस कर दूं। आपको सर ऐसे कैसे कर दिया? देखो 2 को और 3 को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, एसीटेट चाहिए ना, H+ चाहिए तो वो यहाँ से आएगा। ये Na नहीं चाहिए और Cl भी नहीं चाहिए, तो ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो नहीं चाहिए वो, तो 2 + 3 - 4। तो लेफ्ट हैंड पे क्या हुआ बताओ बेटा? हाँ, सोडियम एसीटेट, हाँ λm0 HCl माइनस λm0 NaCl। ये तो लेफ्ट हैंड पे। राइट पे क्या होगा? देखो, जब आप माइनस करेंगे तो Cl से Cl कैंसिल होगा कि ऐड होगा? कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का Cl है, पर आप इसको माइनस कर रहे हो ना पूरे स्टेप को, तो ये माइनस होगा। तो 1 - 1 तो 0 ही हो जाता है। तो Cl से Cl कैंसिल, Na से Na कैंसिल, तो क्या बचेगा? λm0 CH3COO माइनस प्लस λm0 H+। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 आ गई। अब आप देखिए एक बात, इक्वेशन 4 का राइट पार्ट क्या इक्वेशन 1 को इंडिकेट करता है? बोलो, इक्वेशन 1 भी तो यही लिखी हुई है। तो लिख सकता हूँ क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो क्या होगा? ये जो 2 टर्म है ये किसके इक्वल है? एसिटिक एसिड के। ये जो 2 टर्म है ये किसके इक्वल है? एसिटिक एसिड के। तो क्या है सीधे सीधे? ये M, समझ गए? इक्वल यही आएगा ना बेटा। और ये फाइनली NaCl को इसमें से माइनस कर दिया। इक्वेशन नंबर 5।
इस इक्वेशंस का क्या बेनिफिट हुआ वो देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वैल्यू हमें ग्राफ से मिल गई, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी वैल्यू भी ग्राफ से मिल गई, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी वैल्यू भी। अब तीनों वैल्यू ग्राफ में से लेकर इसमें रखेंगे तो इक्वेशंस का वैल्यू आएगा। तो हुआ कि नहीं हुआ काम अपना, समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए आगे फिर फटाफट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल सीख लेते। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वाटर। वाटर कैसे आयोनाइज होता है? H प्लस OH माइनस। तो डायरेक्ट भी लिख दूँ इसके लिए, तो लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस आयन, इक्वेशन नंबर 1। सही है? बोलो बेटा, ये वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन नहीं लिखी, इक्वेशन इजी थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इसके लिए भी अपने को क्या करना होगा? 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करेंगे। 3 स्ट्रॉन्ग, तो देखिए 3 स्ट्रॉन्ग कौन ले। फॉर दिस हम डायरेक्टली कर लेते हैं, 3 किस किस का सिलेक्शन करेंगे। देखिए, एक वो लें जिसमें हमें क्या मिल जाए? H प्लस। तो H प्लस लाने के लिए इजीएस्ट एग्जाम्पल है HCl, तो सीधे लिख देता हूँ। देखिए, इसके लिए हमने एक वैल्यू तो ली लैम्डा एम HCl, करेक्ट है बेटा? समझ में आई बात? और HCl के लिए वैल्यू क्या आएगी? हाँ, प्लस Cl माइनस, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ मल्टीपल नहीं हो रहा, उसका एक ही रीजन है, मल्टीपल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा मल्टीपल? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस आर 1। दूसरा देखिए, H प्लस तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? OH माइनस। देखो H प्लस तो आ गया, अब क्या चाहिए? तो OH माइनस हमें नॉर्मली किससे मिल जाएगा इजीली? NaOH से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH। KOH भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर NaOH तो आप बार बार लेते हो, मुझे तो KOH लेना है, मैं नहीं लूँगा NaOH, तो मत लो, KOH का यूज हो जाएगा। क्या है, क्या बताओ बेटा? ये इक्वल है किसके? मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सही है? अब मुझे बताओ, इन दोनों में क्या रिक्वायर्ड था? H प्लस OH। अननेसेसरी कौन है? KCl। तो बात हुई Na लेते तो NaCl, तो तीसरा प्रोडक्ट अपने आप मिल गया अपने को, KCl। इससे क्या आएगा? हाँ, एक जो बड़ी बात है वो ध्यान रखने की यही है कि इक्वेशन कौन सी जोड़े कौन सी माइनस करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसका करना है वो ध्यान से करना है। तो बोलो भाई, देखिए इक्वेशन 2 है, 3 है, 4 है, करेक्ट है? देखो 2 नंबर इक्वेशन में क्या है? H प्लस, और H प्लस यहाँ रिक्वायर्ड है, जोड़ देते हैं। 3 नंबर में OH माइनस, वो भी रिक्वायर्ड है, जोड़ देते हैं। और 4 को क्या कर देते हैं? माइनस। पर ये जरूरी नहीं है, ये इक्वेशन अगर ऊपर लिखी होती तो इसको माइनस ही करते। अब बताओ, इसको जोड़ बाकी करने के बाद क्या आएगा? इधर वाला हिस्सा देखिए, लेफ्ट पार्ट देखिए, लैम्डा एम नॉट HCl, हाँ, लैम्डा एम नॉट KOH माइनस लैम्डा एम नॉट KCl, और उधर कैंसिल करके Cl से Cl कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचेगा? H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस प्लस OH माइनस आयन का मोलर कंडक्टेंस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 क्या? 5। अब एक बात हो, उसमें भी इक्वेशन नंबर शायद रोंग लग गया पिछले वाले एग्जांपल में। इक्वेशन नंबर तो देख लेंगे, आपको बड़ा इशू नहीं। 5 आ गए क्या? अब 5 नंबर इक्वेशन में ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? देखो 1 नंबर इक्वेशन के इक्वल है कि नहीं है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, बोलो बेटा। तो इसकी जगह क्या लिख दूं? 1 नंबर से देखो, दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाटर। तो यहाँ आप पुट कर देते हैं, तो वाटर का वैल्यू आ गया सीधे सीधे। किसके इक्वल आएगा बताओ? HCl KOH माइनस KCl।
आ रहा है क्या कुछ समझ में? Yes, sir. इजी है ना? Yes. ये आ गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो देखिए आप सब जानते हो ना कि लैम्डा एम नोट NH4OH की वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? अमोनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का मोलर कंडक्टेंस। ये सुनो सही है। अब मैं इसको वैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करने वाला, 2 एग्जांपल समझ में आ गए तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। अगर ये और ये चाहिए ना, 3 सिलेक्शन करने, देखिए तो मैंने 3 सिलेक्शन कर लिया। मैंने सिलेक्शन कर लिया किसका? सबसे पहले अगर मैं सीधे लिख देता हूँ, चलो एक काम करते हैं इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं। ये चलेगा क्यों? इससे अपने को क्या मिल गया? OH। दूसरा ये सोल्ट चलेगा, इससे क्या मिल गया? NH4। तो NH4 रिक्वायर्ड था वो आ गया, OH रिक्वायर्ड था वो आ गया, तो कैंसिल क्या करना है? NaCl। तो वो क्या करते हैं इसके अंदर से? माइनस ना, NaCl को माइनस ना, तो सीधे सीधे ये इक्वेशन आ गई। अब कई बच्चे सोचेंगे सर कैसे लिख दिया? यही तो ट्रिक है। अगर आप एक एक करके सोल्व करेंगे कितना समय लगेगा? तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अमोनियम आयन चाहिए, OH माइनस चाहिए। अमोनियम आयन के लिए मैंने अमोनियम क्लोराइड का सिलेक्शन कर लिया, OH आयन के लिए NaOH का कर लिया, जो कैंसिल करना वो माइनस में आगे लिख दिया। करेक्ट है ना? इस तरीके से 3 रिएक्शन आ सकते हैं ना इसकी। एक रिएक्शन इसके लिए आएगी, एक इसके लिए आएगी, एक इसके लिए आएगी, तीनों को जोड़ेंगे तो वही सेम प्रोसेस है ना, 2 + 3 - 4 ऐसे समथिंग। तो ये समझ में आया क्या आपको? कोई डाउट नहीं है ना कि 3 वैल्यूज मिल गई अपने को, 2 जोड़ दी और एक माइनस कर दी। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन पूरा हो गया। दूसरा अपना एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसको एक फॉर्मूले से याद रखेंगे, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम, सी का सिंबल ऊपर, अपॉन लैम्डा एम 0। अल्फा तो आपको पता है ना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। ये देखिए इसका क्या मतलब है? सी ना लगाते तो भी चलता, ये सी क्यों लगाया? एक कारण है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन। ये दी गई कंसेंट्रेशन पे आपके सब्सटेंस का मोलर कंडक्टेंस है। और ये क्या है बेटा? मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। 0 कंसंट्रेशन कब होता है? जब आप उसको क्या मानते हो? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आ गई क्या बात समझ में? अब आपको सर यहाँ कोलरश क्या है? कोलरश कहाँ लगा? ये वैल्यू किसके थ्रू कैलकुलेट होगी? है ना? अभी इससे पहले वाले एप्लीकेशन में पढ़ा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेट बाय कोलरश लॉ। तो दिस वैल्यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कोलरश लॉ। नहीं समझ में आई बात? या आ गई? क्या समझ में आई कि 2 क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है जिसके लिए कोलरश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एट द गिवन कंसंट्रेशन है, तो आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कोलरश लो। और अल्फा निकालने के लिए दोनों वैल्यू चाहिए। तो पहली वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, पर ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी? विद द हेल्प ऑफ कोलरश लो। तो हुआ नहीं एप्लीकेशन ऑफ कोलरश लो। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? एप्लीकेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तीसरा एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? K = C α² / 1 - अल्फा।
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ गिवन कंसंट्रेशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी नो अल्फा इज कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा एम अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। और वी नो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ कोलरेस लॉ। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ भी क्या लग रहा है, कोलरेस लॉ लग रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर ये समझना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये अप्लाई कैसे हुआ ना डायरेक्ट फॉर्मूला। या तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला ही करना है, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से सोल्व होने वाला है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट था, इसको मैंने क्या लिखा HA, तो ये कैसे टूटा बेटा, H प्लस, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इसकी मान लेते हैं 1, तो ये 0 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो टाइमिंग 0 पे कोई होता ही नहीं है। T इक्वल टू 0 देन नो प्रोडक्ट, T स्टार्ट देन रिएक्शन स्टार्ट, तब उसका डिसोसिएशन होगा, कुछ मिलने वाला है। तो 1 0 0। बाद में हमने कहा कि ये डैमेज हो रहा है, डैमेज का ना ये टूट रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा। तो मान लीजिए कितना टूटा, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा अल्फा, और ये भी कितना प्रोड्यूस होगा अल्फा। ऐसा हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा भी था कि जितना भी अल्फा हो उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर मैं ये कह दूं कि ठीक है इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, तब ये बात ठीक है कि 1 में से कितना पार्ट, अल्फा पार्ट टूट गया, है ना। अल्फा पार्ट ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन डिसोसिएट, तो रिमेनिंग 1 माइनस अल्फा बन गया कितना, अल्फा एंड अल्फा। पर अगर मैं ये कह दूं कि 1 मोल नहीं बेटा, C मोल है, क्योंकि अननोन होता है हमारे लिए, तो सब्सटेंस कितना भी हो सकता है, एक ही मोल होगा हर बार, जरूरी है क्या, तो C होगा, तो फिर ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना, C इंटू C 1 माइनस अल्फा, क्योंकि C के रेफरेंस में आएगा ना। तो ये कितना बन रहा है, C अल्फा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आप जानते हो ना, जो कांस्टेंट होता है K, जिसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हो, कई बार आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह देते हो। तो ये K कितना याद है क्या, मास एक्शन लो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वैल्यू रखो C अल्फा एट इक्विलिब्रियम, ये ना C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा, सोल्व करके लाइए। तो C से C कैंसिल, तो क्या बचा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन, सही है क्या, तो यही तो लिखा है मैंने फॉर्मूला वहाँ कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलो गलत थोड़ी ना, तो इसी के बिहाफ पे ही आया। तो अपने का ये तो अपना क्या है, क्या भी ये रफ वर्क, सीखने के लिए हमें याद तो केवल डायरेक्ट फॉर्मूला करना। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। चलें आगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन। हेडिंग हो गई कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में ये किताबी बात तो लगा, अपन किताबी पढ़ेंगे वो एक अलग विषय है, हमें 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान देना है। पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन है क्या। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो टोटल करंट का कितना, मतलब इसको आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है, उस पास इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन वास्तव में उस आयंस ने कैरीड किया है, वो फ्रैक्शन ही उसका ट्रांसपोर्ट नंबर है। यानी कि सीधी सी बात है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, एक्चुअल में कितना पार्ट उसका आयंस ने कैरिड किया, रियलिस्टिक कितना पार्ट आयंस के द्वारा कैरिड हुआ है, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ये ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जिस भी आयन के लिए आपको क्या निकालना हो, ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो, उस आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट कंडीशन डिवाइड बाय टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट कंडीशंस। तो ये एक तरीके से रेशियो है किस किस का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किसके लिए निकाला, C फॉर केटाइन, तो मैंने किसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला है, केटाइन का। तो केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकला, केटाइन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एनाइन के लिए कैसे निकालेंगे, एनाइन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय
वही इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इन्फिनाइट कंडीशंस। तो आप यूँ समझो किताब की बात या अपने बोर्ड सिलेबस की बात तो इतनी है, अपने को इतना ही समझना है कि आपसे पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, तो आप कहेंगे इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें वो आयन मौजूद है, उसका रेशियो है। बड़ा इजीली निकाल लेते हैं। और इसका बेनिफिट क्या हुआ देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इधर ले जाएं इक्वेशन में, तो क्या हुआ NC इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन। तो ये इक्वेशन मैंने बना दी कि अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर पता है और मुझे टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता है, तो मैं उस कैटाइन का या एनाइन का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट कंडीशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। आयंस का है ना, टोटल का नहीं, आयंस का भी कर सकता हूँ। कब? जब मुझे क्या पता हो, ट्रांसपोर्ट नंबर पता हो। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर की जानकारी है तो मैं ये सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन से निकाला, देख लीजिए चाहे कि अगर NC पता है, ये निकालना है। देखो 3 टर्म हो गई यहाँ पे, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। 3 टर्म में 2 टर्म की जानकारी हो तो तीसरा निकलता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर? इट इज ए रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच दैट आयन परजेंट। तो यही अपने को समझना है, इससे आगे अपने को इस बोर्ड सिलेबस में जाना नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर भी कैलकुलेट होंगे किसके बिहाफ पर? कोलरस। तो आपके से कोलरस कहाँ है? यहाँ कोलरस है ना बेटा। ये निकालने के लिए क्या चाहिए? कोलरस चाहिए। लिमिटिंग कंडीशंस में वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? कोलरस लॉ चाहिए। ठीक है, ये हो गया 4th एप्लीकेशन। आगे चले तो हमने क्या हेडिंग लगा दी? कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो देखो एक बात बताओ, वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है? H2O डिसोसिएट होकर क्या देता है? H प्लस OH माइनस। इसके लिए अगर मैं K लिखूं एट इक्विलिब्रियम, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, करेक्ट है। पर वाटर के अमाउंट हमेशा ही एक्सेस लेते हैं, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था। और एक्सेस अमाउंट होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं ये कांस्टेंट रहने वाला था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, K इंटू H2O कंसंट्रेशन इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। बोलो क्या गलत है? सही है। और इस टर्म को बाद में रिप्लेस कर दिया हमने KW, जो इसका क्या कहलाता है? आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। बोलो सही है क्या? अगर दोनों कंसंट्रेशन पता हो तो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब कोलरस कहाँ लगा वो देखिए। तो फ्रॉम कोलरस लो, बेटा कोलरस लो से ये लिख दूँ क्या? लैम्डा m नॉट H2O लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस आयन। श्योर हो? बोलो भाई। yes, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इनकी वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट की जा चुकी है, और वो है 349.8 प्लस 198.5। और अगर मैं जोड़ दूं इनको तो किसका वैल्यू आ जाएगा? बोलो किसका आ जाएगा? पता है ना किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा टोटल। और ये आ रहा है 548.3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। करेक्ट है क्या? जोड़ देख लेना बेटा एक बार। सही है, ठीक है। तो ये अब आपको सर ये कैसे कर दिया? तो किताबी ज्ञान थोड़ा झाड़ना अपने को, ये जानते हुए वैल्यूज निकाली जा सकती है। आप जानते हो ना कैसे निकाली जा सकती है, क्योंकि आपको पता है H प्लस का एक बार अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो बार बार करने की जरूरत क्यों? कोलरस ने क्या कहा था? फॉर ईच आयन हैव इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन हर समय फिक्स रहने वाला है, चाहे वो H प्लस HCl के साथ हो, चाहे H प्लस H2O में हो, चाहे H प्लस CH3COOH में हो।
H+ कहीं भी हो उसका योगदान इतना ही रहेगा 349.8, और OH- कहीं भी हो उसका कंट्रीब्यूशन 19.5। तो एक बार कैलकुलेट कर लिया, बार बार की जरूरत ही नहीं थी। तो ये किसका आ गया, वाटर के लिए। इसको निकाल कर क्या बेनिफिट मिला अपने को, तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा को क्या कहते हो, कंडक्टिविटी। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट, चलो एक बात बताओ मुझे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यूनिट पे आना है, और वो किसी भी सब्सटेंस के लिए फिर बाद में क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, जब तक आप उसके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज 5.54 इंटू 10⁻⁸ साइमन सेमी इनवर्स। ये वैल्यू भी कैलकुलेटेड है अपने पास। अगर ये वैल्यू है अपने पास तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए कि हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला λm इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी या एम, मोलर कंडक्टेंस में एम पढ़ा था, सही है क्या। मुझे एक बात बताओ, ये लैम्डा नोट जो आपने निकाला है ये कब का है, गिवन कंसंट्रेशन का है या इन्फिनाइट का है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का है। तो यहाँ पे किसका सिंबल डाल देता हूँ। अब आपको सर क्या ये फॉर्मूला इन्फिनाइट कंडीशन में अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। कब, जब मोलरिटी भी इन्फिनाइट की लिखी जाएगी, मोलरिटी इन्फिनाइट टर्म की लिखी जाएगी। अब वो हमें पता नहीं है उस टाइम पे कितनी थी, तो वो कैलकुलेट की जा सकती है इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये वैल्यू तो पहले से ही आ गई, कप्पा दे रखा है। तो m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, सही है, अरे यही है क्या बेटा। और ये किसका लिखना है, वाटर के रेफरेंस में पढ़ाई हो रही है तो वाटर का लिखेंगे बेटा। गलत कह रहा हूँ क्या मैं, वैल्यूज वाटर की यूज़ की है। अब वैल्यू रखो यहाँ, कितना आ रहा है देखो, 5.54 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 अपॉन 5.4 सॉरी कितना था 548.3। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट मैं हटा दूँ यहाँ से 1 और 2 अंक, तो ये कितना जाएंगे -10 से 3 गए -7, पर 554 में 548 का भाग लगभग एक बार, तो ये आया सीधा मोलरिटी 1.01 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी आ गई। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो वाटर की मोलरिटी आ गई हमारे पास। अब मुझे बताओ, वाटर में जो आयंस है वो तो इक्वल है, जितने H+ है उतने ही है ना, तो दोनों की मोलरिटी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। सो ये भी कंफर्म हो गया कि H+ कंसंट्रेशन इक्वल टू OH- कंसंट्रेशन इक्वल टू जो आया वो लिख दिया, सही है ना भाई। जितना कंसंट्रेशन H+ का है उतना ही OH- का है, और वो कितना आ रहा है, वो कंसंट्रेशन आ गई ना। m क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन तो है बेटा, मैं m हटा के c लिख देता तो क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं था। और वाटर में दोनों कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम, इसलिए वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ये समझ में आया क्या कि दोनों सेम क्यों लिख दी, क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब उसमें एसिडिक कैटाइंस एंड बेसिक एनाइन OH- बोथ आर इक्वल कंसंट्रेट, और इक्वल होने का मतलब दोनों वैल्यू सेम आनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों वैल्यू रख दो, क्या आएगा, Kw इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁷, और फिर 1.01 इंटू 10⁻⁷। ये 1.01 को अप्रोक्सीमेट 1 कर लूँ क्या, अप्रोक्सीमेट 1, तो 1 इंटू 1 पावर एडिट मल्टीपल होगी कि जुड़ेगी। तो क्या आया 1 इंटू 10⁻⁴, और 1 को ना लिखे तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 10⁻⁴। तो ये वाटर का क्या निकाल लिया हमने, आयोनिक प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कोलरस लॉ। समझ में आ गई क्या बात। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने डाटा लिख दिए। क्वेश्चन में डाटा क्या है, ये पहला डाटा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट 91।
दूसरा डाटा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl 425, और तीसरा डाटा अपने को क्या दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl 126.4, और क्या पूछना चाहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये जानना चाहता है। तो हम यहाँ आंसर में एक इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, तो फ्रॉम कोलरश लॉ, देखो क्या निकालना चाहते हो बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का। आप मुझे एक बात बताओ, एसिटिक एसिड में एक आयन एसिटेट है ना, CH3COO-, वो तो चाहिए अपने को, वो इसमें किस में मिलेगा, फर्स्ट वाले से मिलेगा, तो वो लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। फिर अपने को एसिटिक एसिड में सेकेंड आयन H+ है, तो अपने को H+ भी रिक्वायर्ड है। H+ कहाँ है, HCl में, तो वो भी एडिशन में गया। और जो तीसरा बच गया घटक, वो ऑटोमेटिकली क्या कर दो इसमें से -भी। फिर भी अपनी बुद्धि काम में लेनी चाहिए कि सोचना चाहिए कि Na मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो Na माइनस में जाएगा, तो माइनस में Na आ गया। Cl यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी चला गया। ये तीनों का जोड़ किसके इक्वल आएगा, इसके ना, ये सीखा था हमने, आएगा ना, कैसे आएगा बेटा, यहाँ वैल्यू किसकी वजह से, एसिटेट प्लस सोडियम, यहाँ H+ और Cl-। अब यहाँ का एसिटेट तो चाहिए Na एक्स्ट्रा, यहाँ Cl एक्स्ट्रा, तो दोनों हमने माइनस कर दिए, वैल्यू रख दो, कितना 91 प्लस 425 माइनस 126.4, आंसर सोल्व करके उसके आगे यूनिट क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स। समझ में आई कि बात, सोल्व कर सकते हो, कितना आ रहा है बताओ फिर फटाफट, जल्दी बताओ, डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ मेथनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, वो कितना है 0.025 मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन, हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCOO फॉर्मेट आयन, और दूसरा एक और दे रखा है, वो है लिमिटिंग नहीं है, वो है मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, है ना, एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला बताओ बेटा, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू λ/m इन्फिनाइट या कंसिडर, है ना, गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसका, यहाँ तो फॉर्मिक का ही करेंगे ना, मेथनोइक का। अच्छा देखो बताओ, ये वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, यस और नो, 46.1, पर ये वैल्यू जो लिमिटिंग वाली है ये कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द कोलरश, तो यहाँ लगा देते हैं कोलरश का लो, लगा दूँ, तो कोलरश के बिहाफ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, यही क्या कि ये टूटेगा दो आइंस में, HCOO- प्लस H+, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, HCOO- प्लस H+। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, HCOO- का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है क्या, कितना 56.6, प्लस H+ के लिए दे रखा है 34.9.6। सोल्व करके लाइए बेटा इसको फटाफट, 406.2 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये वैल्यू आ गई, रख दूं यहाँ पे, कितना गिवन कंसंट्रेशन पे तो है 46.1 अपॉन 406.2, सही है क्या, इसको आगे मैंने सोल्व नहीं किया, ये आप कैलकुलेट करके आंसर लिख लेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया कि बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट कंडीशंस, गिवन का दे रखा है, इन्फिनाइट का फ्रॉम द कोलरश लॉ निकाल लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला हमें पता है K इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए C क्या है, गिवन कंसंट्रेशन, गिवन
कंसंट्रेशन और उसका वैल्यू है यहाँ 0.025 मोल पर लीटर। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, तो सी अवेलेबल। अब बात किसकी रही? अल्फा की। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले स्टेप पे आपने क्या निकाला था? अल्फा। वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सी की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर ली, मैंने नहीं की इसलिए मैं नहीं रख रहा, आप तो करेंगे ना। और वो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख के सोल्व कर लेंगे। आई थिंक कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आने वाली। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या क्वेश्चन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या दे रखा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड दे रखा है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड दे रखा है। आपको सर तो बड़ा आसान है, NH4 चाहिए तो ये वाला हिस्सा रख लेंगे, OH चाहिए तो ये वाला हिस्सा रख लेंगे, यानी कि इन दोनों को तो जोड़ देंगे और इसको बीच वाले स्टेप को माइनस कर देंगे। पर यहाँ एक समस्या दिखाई दे रही है मुझे, आपको भी दिख रही है क्या? कि सर इसमें OH 1 और यहाँ OH 2 है ना। ऐसी स्थिति जब लगे आपको तो क्या करेंगे? अब बताओ, इसको कंप्लीट यूज कर लें क्या? नहीं कर सकते। तो आप जरा समझना, देखो इसको, कि आपको मैं पूरा समझाता हूँ, यहाँ तो 2 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं, कि इसका क्या मतलब है, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि लैम्डा एम नॉट बेरियम +2, एक आयन तो इसमें ये मौजूद है, +2 इंटू, बोलो सही है क्या बेटा? समझ में आया? आपको पता है ना ये कैसे टूट रहा है? ये टूट रहा है Ba+2+2OH माइनस, और हमने क्या कहा? कैटाइंस की मोलर कंडक्टेंस को कैटाइन के नंबर से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। एनाइंस का नंबर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। BaCl2 से क्या आएगा बताओ बेटा फटाफट? BaCl2 से आप कह रहे हो कि ये आएगा Ba+2, ये तो एक ही आयन है, बट 2 इंटू, हाँ बेटा, Cl-, और तीसरा आपको दिख ही रहा है NH4 प्लस, हाँ NH4 प्लस Cl-। अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, समझना ध्यान से पहले। अब समस्या क्या दिखाई दे रही है आपको, कि अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे NH4+ तो एक ही चाहिए ना, एक। पर इसके लिए OH कितने चाहिए? 1, और यहाँ OH कितने? 2। तो 2 को 1 करने के लिए क्या करूँ? हाफ से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? अब समझिए कि Cl इसमें कितना है? 1। यहाँ कितने हैं? 2। कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। भाई ये 2 Cl है, ये 1 Cl है, तो कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। या तो इसको डबल करो या उसको हाफ करो। इसको डबल करने का समस्या हो जाएगी, क्या NH4 डबल हो जाएंगे, तो इसको नहीं करेंगे, इसको हाफ करेंगे। अब जोड़ेंगे इनको, तो क्या जोड़ेंगे? ये और ये जोड़ेंगे, और ये उसमें से 9, देखिए नंबर डाल के बताऊंगा क्या करना है, 2, 3, 4, अगर ऐसे मान ले इसको, या 1, 2, 3 जो भी नंबर डालेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 कर लेता हूँ, चलो 1, 2, 3। तो जोड़ना किसको है? 1 और 3। तो यहाँ होगा इक्वेशन 1 + 3 - 2। समझना, क्योंकि माइनस इसको करना हो ध्यान से। तो अब बताइए क्या आया? इधर वाला पार्ट लाइए पहले। तो ये हाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाफ हो गया। क्यों? सारा ही हाफ होगा मल्टीपल में, तो हाफ लैम्डा एम नॉट फॉर BaOH का होल ट्वाइस, करेक्ट, प्लस हाँ NH4Cl माइनस 9 हाफ लैम्डा एम नॉट BaCl2। और देखिए ये Cl से Cl कैंसिल हो जाएंगे, और ये Ba से Ba कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 नहीं रहेगा ना हाफ हाफ से। तो सीधे सीधे क्या आएंगे? लैम्डा एम नॉट NH4 प्लस लैम्डा एम नॉट OH माइनस। सही है क्या? और इस इक्वेशन के बिहाफ पर ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? जो निकालना है। सो
सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, लैम्डा एम नॉट NH4OH इक्वल टू हाफ बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl माइनस हाफ BaCl2। करेक्ट है ना? तो ये समस्या थी। हम लोग गलती क्या करते थे, सीधा उतार देते देखे बिना, तो फिर वो इक्वेशन गलत होगी। वैल्यू लाएंगे तो हाफ 457.6 प्लस 129.8 माइनस हाफ इंटू 240.6 और सोल्व करके जो भी आंसर आए वो लिख दिया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो ये कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पूरे हो गए, है ना? यानी कि लेसन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पूरा हो गया। अगले टर्म में हम जाएंगे रस्टिंग ऑन द आयरन एंड सम बेसिक कंडीशंस। बैटरी आप कहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो देख लेंगे।